ये आकाशवाणी है, कहीं देर ना हो जाए। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार विज्ञान धारावाहिक कहीं देर न हो जाए की 11वीं कड़ी। ये कड़ी श्रोताओं के पत्रों पर आधारित है। कुदरत के संग मन मानी अब और न होने देना है, मानवता को आए दिन अब और न रोने देना है। आफत आए तो अधिक नुकसान नहीं होने पाए, कल से नहीं आज से चेतो कहीं देर ना हो जाए। नमस्कार, विज्ञान धारावाहिक कहीं देर न हो जाए के साथ उपस्थित हूँ मैं राजश्री त्रिवेदी। आपके ढेर सारे पत्र हमें प्राप्त हुए हैं जिसमें आपके जवाब हैं, जिज्ञासाएं हैं और कुछ सवाल भी हैं। तो आपकी उत्सुकताओं के उत्तर देने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे बीच हैं प्रोफेसर चंदन घोष। आप गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में हैं। डॉक्टर ओपी मिश्रा हैं, आप पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राष्ट्रीय भूकंप संस्थान के जियो हजार्ड विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक और हेड हैं। विज्ञान प्रसार में निदेशक डॉक्टर गोपी चंद्रन है हमारे साथ यहाँ, और डॉक्टर बीके त्यागी, आप विज्ञान प्रसार में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और इस कार्यक्रम से, इस तरह की कड़ियों से बहुत समय से जुड़े हुए भी हैं। आप सबका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। साथियों, अब तक हमारी बहुत सारी कड़ियां प्रसारित हो चुकी हैं। त्यागी जी आज के कार्यक्रम में अपने श्रोताओं के पत्र शामिल करेंगे ही, लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं चाहती हूँ कि आपके साथ हों और जिनसे कि बहुत सारी जानकारी हमारे सुनने वालों को मिले। त्यागी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस धारावाहिक के प्रसारण के पीछे जो हमारा उद्देश्य रहा है, क्या वो उद्देश्य इन कड़ियों के जरिए पूरा हो रहा है? ये धारावाहिक के बारे में जब बातचीत चल रही थी तो एक ये मुद्दा था कि जितनी भी कहीं की विपदाएं, आपदाएं जिसको हम कहते हैं, प्राकृतिक आपदाएं या कहीं की मानव निर्मित हैं या प्राकृतिक हैं, उसमें एक जो बात आती है ये कि जब तक हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है उसमें कुछ टाइम लग जाता है और सब लोगों की एक कुछ ऐसी प्रवृत्ति रहती है कि हम वेट करते हैं कि बाहर से कोई हेल्प आए। तो इस धारावाहिक के जरिए हमने ये कोशिश करी थी कि वो जो रिस्पांस टाइम है जो हम सरकार से या जो अथॉरिटी है वो जब तक एक अपनी हेल्प लेकर पहुंचे उस वक्त तक हमें अपने आप को कैसे बचाना है। तो उसके लिए ये बात ज़रूरी हो जाती है कि हम जो आपदाएं हैं वो क्या हैं, उसका कारण क्या होता है, और अगर उसका हम विज्ञान समझ लें तो बहुत छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो हम अपने आप को उस समय तक बचा सकते हैं और जो नुकसान हो उसको भी कम कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने इस धारावाहिक में जितने भी आपदाओं को चुना उसमें हमने उसका विज्ञान समझने की कोशिश करी और अपने व्यक्तिगत स्तर पे हम क्या डूज और डोंट कहें कि क्या करें या क्या ना करें वो जानने की हमने कोशिश करी है इन सभी कड़ियों के जरिए। गोपी चंद्रन जी, धारावाहिक का जो शीर्षक है कहीं देर ना हो जाए, तो ये जो शीर्षक चुना गया विज्ञान प्रसार ने और इसने, तो इसमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा गया? कोई भी समस्या को टैकल करने के लिए पहला हमारे पास जानकारी होना चाहिए जी। अगर वो जानकारी नहीं है, जो नुकसान पैदा हो सकता है वो बहुत गुना ज्यादा हो जा सकता है। इसीलिए हमने बोला कि जानकारी से पहले जानकारी लेके जितना भी हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिवेंटिव एक्शन करेंगे, और वो मकसद से हमने इस तरह का टाइटल रखा। जी चंदन जी, आप एक ऐसे संस्थान में हैं जो आपदाओं के प्रबंधन की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिछले कुछ सालों से हमारा देश आपदा प्रधान देश हो गया है, जहां देश के अलग अलग भागों में कई तरह से लोग आपदाओं से प्रभावित हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पिछले करीब 20 साल से ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए डिफरेंट संस्था में जो लोग काम करते हैं उनको ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग करते आ रहे हैं। इसके अलावा भी गृह मंत्रालय में कई सारे ऐसे प्रोग्राम है, जैसे 2004 में एक प्रोग्राम है कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि बात किया जाता है क्या हर एक को पता होनी चाहिए कम्युनिटी
is the first responder. So community based disaster management करीब 177 डिस्ट्रिक्ट में UNDP के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये जो पूरा कंट्री में जो है जो 177 डिस्ट्रिक्ट जो डिजास्टर प्रोन है, तो कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रोग्राम करीब 10-12 साल पहले लिया गया था। उसके बाद भी कई सारे प्रोग्राम चलते आ रहे हैं, लेकिन जो आज के दिन बताएंगे तो अभी उत्तराखंड में फ्लड हो रहा है बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड, भूस्खलन के चलते। नॉर्थ ईस्ट में अभी बाढ़ के जो है लोग पीड़ित है, कितने सारे जो है, जिसमें रेस्पॉन्स के लिए जो हमारे पास 12 बैटेलियन है, एक बैटेलियन जो है गुवाहाटी में भी है, तो उनका जो टीम्स वहाँ पे व्यस्त है। लेकिन बाढ़ जो इलाका एरिया जो है 90,000 विलेज का कितना एरिया है, इतना विस्तीर्ण एरिया है जिसमें 40 टीम का 50 टीम जाके ये सबको नहीं कर सकते हैं। इसलिए बात आज ये है कि इस तरह जो बाढ़ को जो है रुकने का प्रयास ना करके इसके तैयारी कैसे किया जाए, इस विषय में डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में भी इसका प्रशिक्षण एंड बाढ़ से निपटने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। जहाँ तक इंफॉर्मेशन की बात है, ये NIDM का NDMA का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का वेबसाइट आप खुलेंगे, इसमें कई सारे दस्तावेज है क्या करें ना करें। NIDM में जो कैलेंडर और जिस तरह से हम प्रोग्राम करते हैं इसमें क्या करें ना करें, इवन ट्रेड फेयर में हम इसका बहुत सारे कुछ जो है पब्लिक को जानकारी देने के लिए पैम्फलेट वगैरह देते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं। देयर आर मेनी पॉपुलर वीडियो डॉक्यूमेंट्री भी है। तो जहाँ तक जानकारी की बात है, मटेरियल्स उपलब्ध कराया जाता है थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू वेबसाइट, थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग। लेकिन जो लोग इन चीज़ों से न जुड़े हैं, हाँ, जो लोग इन चीज़ों से नहीं जुड़े हैं तो उनको देखिए आजकल ये मोबाइल और इस तरह जो सोशल मीडिया में जिस तरह से केवल इंडिया का नहीं पूरा दुनिया का जो इस तरह जो एक्सपीरियंस को शेयर किया जाता है थ्रू टीवी और इवन आपका ऑल इंडिया रेडियो के दौरान जो है इंफॉर्मेशन काफ़ी है, लेकिन इंफॉर्मेशन को लेते हुए इंफॉर्मेशन पॉल्यूशन हो जाता है। आजकल बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, किसको करें किसको फॉलो ना करें। जहाँ तक जो बचने का उपाय है ये किताब में है क्या, पैम्फलेट में है, वेबसाइट में है, लेकिन जब हम इस तरह जो आपदा फेस करते हैं उस समय किस तरह से करना क्या है, एक एटीट्यूड जैसे हम बात करते हैं कि सरकार आएंगे तब हम कुछ करेंगे, लेकिन कम्युनिटी बेस्ड में अब पूरा 120 करोड़ जनता है, सबके पास पहुंचाना संभव नहीं है। इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट का जो जिम्मेदारी है ये स्टेट को दिया है। स्टेट ने डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट ने तहसील तक इसका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, जैसे अभी कुछ दिन पहले नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पूरा नेशनल प्लान जो है रिलीज किया है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उसमें रिलीज किया है अपना दफ्तर से। अभी देखिए इतना 20 साल का जो आपदा प्रबंधन में इतना कुछ करने के बाद आप प्लान रिलीज हुआ है। अब प्लान के अनुसार जो है आप स्टेट गवर्नमेंट को ये कदम उठानी है और इनके लिए जो भी डायरेक्टिव्स और पैसा और फंड्स जो है उनको दिया, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। अब इसके लिए जो भी घटना हो रहे हैं इसमें तैयारी में हम बहुत पीछे हैं, खबर है सब कुछ है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन में हम पीछे रह गए। तो ये तो सबसे जरूरी बात है, बिल्कुल, क्योंकि अगर वही नहीं मालूम है तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस तो जाया जाती हैं। तो इसके लिए त्यागी वही बात आती है कि सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन जो हमारा यूजर है उस तक जानी चाहिए, यानी कि जो भी प्लान की हम बात करते हैं। और दूसरा, आज एक सवाल मैं और आपसे जो पूछना चाह रहा था कि ये जो प्राकृतिक आपदाओं की जो कहें कि फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, वो कुछ ज़्यादा बड़ी है। तो इस स्तर पे हमारा सरकारी जो प्लान या जो पॉलिसी है उसमें हम क्या कर सकते हैं? जहाँ तक सरकारी पॉलिसी है, पॉलिसी का भी कमी नहीं है, लेकिन पॉलिसी को जैसे हम दिल्ली की बात करें, यहाँ पे अगर 1 घंटा 2 घंटे का पानी बरस जाए तो फिर पानी जम जाता है सड़कों पे। जी। फिर 2 महीना पहले जैसे पानी सूखा है, तो अब इन चीज़ों को जो है ये मैनमेड मतलब हमारी क्रिएशन है। अब इसके लिए हम कितने भी बात करें स्टूडियो पे, कितने भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज हम
लोगों को दें। कुछ नहीं होगा जब तक हम खुद जागरूक नहीं नहीं होंगे। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है त्यागी जी कि इस तरह की जो आपदा होती है तो जिस तरह से कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं लोगों को दी जाती हैं शहर में, गांव में, क्या इस तरह की किसी ट्रेनिंग का ये नहीं दिया जा सकता कि अगर ऐसा हो तो आप ऐसे तैयार हों, ना कि बिल्कुल जब घटना हो जाती है उसके बाद फिर आप उससे निकलने की कोशिश करते हैं? मतलब इन्फॉर्मेशंस कागजों पे नहीं, प्रैक्टिस के तौर पे, ट्रेनिंग के मॉक ड्रिल की तरह। NIDM, NDMA और NDRF का काम तो यही है जो कि 2006 के बाद बनाया गया है। क्या ये एकदम ग्राम स्तर पर जाके इस तरह से क्या करें ना करें इसका ट्रेनिंग मॉक ड्रिल करवाने का, ये हम जितने भी करते हैं स्कूल लेवल पे भी इसका बहुत जानकारी हुए हैं। क्लास 8, 9, 10th में भी इसका सिलेबस बनाया गया था, लेकिन अभी कुछ साल से वो ठीक से फॉलो नहीं हो रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट के पढ़ाने का स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे इसका आजकल BA डिग्री, MBA डिग्री ये भी किया जा रहा है। ये भी एक सवाल आया है हमारे पास। OP मिश्रा जी, आपसे जानना चाहूँगी कि आप पृथ्वी मंत्रालय से हैं, तो आपदाओं के पूर्वानुमान और जागरूकता की बात तो हम कर ही रहे थे कि जागरूकता के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसका पूर्वानुमान करने का विधा जो था वो हमारे समाज के अपना एक इसका सक्सेस और इसका सफलता आपको पता होगा। बैठे बैठे हमारे ऋषि महर्षि बोलते थे कि किस नक्षत्र में कितना पानी होगा, किस नक्षत्र में पानी नहीं होगा, और ये सब वैदिक जो मैथमेटिक्स के ऊपर जो बेस्ड थे। उसी तरह से जब साइंस का डेवलपमेंट हुआ और हम अब साइंस और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन जो है वो साइंस का जो टेक्नोलॉजी बदलता है, तो उसकी साइंस की जो विधा थी उसके ऊपर जो है टेक्नोलॉजी और एडवांस हुआ, क्योंकि जो कन्वेंशनल जो मेथड्स थे उसको हम भूलते गए, एडवांस मेथड में आए। तो आप ये देखेंगे कि हमारा इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आज से 10 वर्ष पहले जो मॉनसून का प्रेडिक्शन करता था, या जो पानी होने की जो मात्रा को ये करता था, या कब होगा इसका जो करता था, वो पूर्वानुमान उतना सही नहीं रहता था जी, बिल्कुल। क्योंकि जो करने का जो तरीका है, जो उसमें जो मैथमेटिकल जो मॉडलिंग जनरेशन था, उसकी जो काफ़ी जो है ऑब्जर्वेशनल जो डाटा थे वो उतने एडिक्वेट नहीं थे जो आज के में है। हमारा मंत्रालय ने हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल जितने इंफॉर्मेशन हैं, जिसको आप जानते हैं कि जितना ज़्यादा पानी हो जाएगा तो बाढ़ में बदल जाएगा, पानी कम होगा तो सूखा में बदल जाएगा, उसी तरह से पानी कब ज़्यादा होगा, पानी कब जो है कम होगा, इसकी टाइप का पूरा जो है मॉडलिंग करके एक उसकी जो है पूरा अनवरत एक प्रयास करके आज हम उस मुकाम पर पहुंचे हैं कि जो हम कहते हैं कि इस दिन 28 तारीख को रात में बादल बरसेगी, गरजेगी। 28 तारीख के वो 12 नहीं बजता है, उसके पहले गरजती है, पानी का अनुमान होता है। आपको मैं केदारनाथ की ट्रेजिडी की बात कहूँ, उसके पहले जो 2010 में हुआ था, इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने ये बताया था कि पानी इतना हो रहा है 2010 में। उस इंफॉर्मेशन को, जो जानकारी की बात करें, कहीं देर ना हो जाए, ये जानकारी को कौन ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जब ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाती है तो देर होती है तो आपदाएं घटती है। प्राकृतिक अपनी सारी नॉर्मल प्रक्रिया करती है, प्रकृति कभी डिजास्टर्स नहीं होती। एक्शन जो अपना वो नॉर्मल करती है, उस एक्शन को हम किस तरह से ले रहे हैं वही जो है डिजास्टर रूप लेता है। तो पूरी प्रतिक्रिया और क्रिया का जो बात है वही एम है। 2010 में उसको फॉलो किया गया, घटना नहीं घटी मीन्स जो पिलग्रिम को जाने वाले जो बस हैं, जो गाड़ियां हैं, उसको इन्फॉर्मेशन परकोलेट कराना कि तुम गाड़ी मत ले जाओ, वर्षा इतना दूर पाएगी, उसको रोका नहीं गया, गाड़ी चलती गई, ऊपर चलती गई, वर्षा होती गई। हाँ, ये मानते हैं कि उसमें एवलांच भी ब्रस्ट हुआ, उसमें कुछ शेकिंग आए, उसमें लैंडस्लाइड हुए, अगमेंट हुआ, लेकिन वहाँ यदि डेजर्ट में जैसे कि कोई डिजास्टर हो तो कोई न मरे। वहाँ यदि उतनी गाड़ियाँ नहीं गई होती, उतने पिलग्रिम नहीं जाते, तो अपनी प्रक्रिया करती, कटता, इरोशन होता, लोग मरता नहीं। तो पूर्वानुमान के बारे में हमारा मंत्रालय ने क्लाइमेटोलॉजिकल मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का पूर्वानुमान किया। बहरहाल हमें बहुत सारे खत मिले हैं, ईमेल्स मिले हैं, और हमारे पास पत्र आया भूपेंद्र कुमार परते जी का, ग्राम खुर्सीपार, जिला मांडला, मध्य प्रदेश से। उन्होंने कड़ियों में पूछे गए सवालों का जवाब तो भेजा ही है, साथ ही इन्होंने शिक्षण संस्थानों में आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहिए, यानी महाविद्यालयों में, विद्यालयों में इन विषयों पर कोई जानकारी या पढ़ाई की जाती है या नहीं, इसके बारे में पूछा है। इस विषय में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जी जैसे संस्था है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक प्रोजेक्ट ऐसा है, करीब पिछले 3 साल से वो टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि उनका कुछ कंपलसरी ट्रेनिंग होता है। तो
जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसमें 1 महीने का कोर्स आपदा प्रबंधन के ऊपर स्पेशल कोर्सेस जिसमें हमें बुलाया जाता है कभी लेक्चर देने के लिए। तो इस तरह कोर्सेज 2-3 साल से यूजीसी ने किया है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने क्या किया है, क्योंकि स्पेशली अर्थक्वेक को लेके जो अर्थक्वेक टेक्नोलॉजी को समझने के लिए इन्होंने आईआईटीज़ को जोड़ करके एक टीम बनाया है। उस टीम के दौरान इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट को प्रशिक्षण देने के लिए किया है। फिर उन्होंने इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दिया, आर्किटेक्ट को ट्रेनिंग दिया है। अभी क्या है, यूजीसी ने ये कोशिश किया जा रहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन प्रोग्राम, क्योंकि फेस टू फेस ट्रेनिंग, फेस टू फेस क्लास लेने के लिए उतना जो है एक्सपर्टाइज नहीं है, इसलिए ऑनलाइन ट्रेनिंग पे ऊपर जो है एक विशेष कार्यक्रम चल रहा है। उसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में एमबीए डिग्री दिया जाता है और 6 महीने का शायद कोर्स भी है, 1 साल का भी कोर्स भी है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में भी एमएससी डिग्री दिया जाता है। आईआईटी रुड़की में भी एमटेक डिग्री दिया जाता है। ऐसे कम से कम 20-25 संस्थानों में अभी इस विषय में एमबीए, एमटेक और बीबीए डिग्री दिया जा रहा है। ये महाविद्यालयों की बात कर रहे हैं आप? स्कूल लेवल पे क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एनआईडीएम और थ्रू आउट द कंट्री जो है स्कूल सेफ्टी इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थ्रू एनडीएम है, वो एनआईडीएम के दौरान जो है थ्रू आउट इंडिया जो है स्कूल टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जा रहा है कैसे वो स्कूल में डिजास्टर मैनेजमेंट स्पेशली इनके जो अपना रक्षा करेंगे, इस विषय में भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है। जी बिल्कुल। एक और आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सोचा कि इतना बढ़िया डिस्कशन के मुताबिक 3 या 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलना चाहता था कि ये जो जानकारी है ना इतना महत्वपूर्ण है कि जानकारी इज अ फोररनर टू कैपेसिटी बिल्डिंग। अगर ये जानकारी नहीं है, जितना भी कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग करेंगे ना वो नहीं बैठेंगे ठीक से। ये पॉइंट रेज करना था बिकॉज हम सब इधर आए हैं, ऑल इंडिया रेडियो में बैठ के बात कर रहे हैं। अगर इंडिया भी मान लीजिए कि वो जो फ्रेमवर्क है ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, हायोगो फ्रेमवर्क, उसमें भी अगर रिपोर्ट करना होता है कि कितना लेवल का जानकारी है भारतीय लोगों का पब्लिक में, इस तरह का एक प्रोग्राम की वजह से हम बोल सकते हैं कि पूरा भारत के लिए हमने जो इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन करना था अब उसका एक कदम हमने आगे बढ़ा के ले गए। देयरफॉर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 2 है कि मान लीजिए हम जो बात किए अभी स्कूल लेवल से, पब्लिक से, साइंटिस्ट का परसेप्शंस, इतना लेवल हमने डिस्कस किए हैं। इसमें सूक्ष्म एस्पेक्ट क्या है कि स्टूडेंट्स का जो जानकारी मिलना चाहिए वो एक लेवल का होगा। जो कम्युनिटी के लिए जिनको बिल्कुल विज्ञान के बारे में पता नहीं है, उनके लिए ऐसा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, उनको सिर्फ बेसिक इंस्ट्रक्शंस टू एनेबल एक्शन जो ये मॉड्यूल्स में हमने एम्बेड करने की कोशिश किए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। द थर्ड एंड द फाइनल वन इज, जैसे हमने इस तरह का जो प्रश्न आ रहा है इससे बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर मिल रहा है हमको कि लोग सीखने के लिए तैयार हैं, जागरूक हैं, उत्सुक हैं और उनके लिए हमने और भी अगर हैंड होल्डिंग करेंगे, मान लीजिए कि एक डिस्ट्रिक्ट एक पायलट तरीका से जानकारी भी मिल गया, कैपेसिटी बिल्डिंग भी मिल गया एंड इम्प्लीमेंट करने के लिए उस तरह का एक वातावरण भी क्रिएट करके उसका फायदा जो मिलता है वो डेमोन्स्ट्रेट किए। तो ये जो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअम। एंड विज्ञान प्रसार का रोल क्या है इसमें, ये नॉर्मल अवेयरनेस से आगे जो है वो वैज्ञानिक सोच जो हो सकता है उसको आगे बढ़ाना। जैसा गोपी जी ने कहा कि हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी खासकर उन लोगों तक पहुंचने का था कि जो विज्ञान में उतने पारंगत नहीं है, लेकिन ये ऐसा डिजास्टर कहें, प्रकृति एक ऐसा बल है जो बहुत सेक्युलर है, वो पढ़े लिखे और अनपढ़ को नहीं देखता है। तो उस वक्त हमें चाहे ज्ञान है या नहीं है तो वो कितना ज्ञान होना चाहिए कि हमारे पास एक मिनिमम कि हम अपने आप को बचा सके। मैं तो एक छोटे से पॉइंट बोलूंगा। थैंक यू वेरी मच। अगर हम मान लेते हैं कि एक मंजिल रखते हैं, एक गोल, इस तरह प्रोग्राम की वजह से हम बोल सकते हैं क्या कि हर एक व्यक्ति को एक मिनिमम लेवल ऑफ जानकारी ने हमने पहुंचा दिया। वो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। मान लीजिए 2 साल के बाद हम अगर इस तरह का 3 या 4 सीरियल और करते हैं, हर एक व्यक्ति भारत में उनके लिए हमने इस तरह का जानकारी दे दिए हैं। उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग आएगा
एंड दैट कैपेसिटी बिल्डिंग जो पब्लिक लेवल से जो रिस्पांस मिलना चाहिए उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। हम कुछ खत शामिल कर लें यहाँ पर। एक पत्र है ग्राम खुखानी करनाल हरियाणा से संजीव कुमार जी का। आपने सारे धारावाहिक सुने हैं और आपने सवाल उसका जवाब भी भेजा है हमारे पास। भूकंप से संबंधित हमारे धारावाहिक के बारे में आपने लिखा है कि इस कड़ी में यानी 4th एपिसोड भूकंप पर अनुसंधान करने वाले संस्थानों के नाम भी बताए जाने चाहिए थे। आपने ये भी लिखा है कि आकाशवाणी के राजधानी चैनल यानी 450.5 मीटर पर प्रसारण हमें साफ सुनाई नहीं देता। इनकी शिकायत दूर करने के लिए तो हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। जहाँ तक भूकंप अनुसंधान संस्थानों के नाम बताने की बात है तो चंदन घोष जी, ओपी मिश्रा जी, आप इस पर जानकारी दे सकते हैं। देखिए, भूकंप संस्थान का जो शोध कार्य चल रहा है जी, वो नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हैदराबाद का है, वो वहाँ पर काफ़ी भूकंप के ऊपर ही हो रहा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बोला जाता है कि सबसे पहला भूकंप का स्टडी करने वाला संस्थान रहा है। आपको पता होगा कि 1897 का जो अर्थक्वेक आया था, वही अर्थक्वेक स्टडी करके जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1898 में बताया कि पृथ्वी के अंदर कोर है। कोर का इन्वेंशन करने वाला जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। अर्थ के नीचे कोर, वो भूकंप का स्टडी करके जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। फिर बॉडी वेव सरफेस वेव होता है, कैसा होता है, इसका भी संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया, जो कि अमेरिका ने उसको बोलता है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का संस्थानों के नाम पूछे। हाँ, नाम बता रहा हूँ। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हुआ, NGRI हुआ, और अभी जो कर रहा है रुड़की IIT रुड़की में इसकी संस्थान हो रही है। बहुत से ऐसे छोटे छोटे संस्थान हैं जो नॉर्थ ईस्ट में है। NEIST, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। हमारा IMD जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो था भूकंप करता, अभी NCS बन गया, जो मैं सेंटर का ये हूँ, हमारा सेंटर उस पर बहुत ही मूर्त रूप लेकर काम कर रहा है, जिसको नेशनल सेंटर ऑफ सेस्मोलॉजी कहा गया है। हम लोग उसके काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। तो यही मेन चेत्र है। हम नेशनल मैंडेट हमारे पास है जो हम कर रहे हैं, और सब NGRI कर रहा है, IIT मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को फंडिंग दिया है, जो हर एक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो अर्थक्वेक से रिलेटेड विभिन्न विषयों पर रिसर्च कर रही हैं। उस एक मैं ही मेंबर सेक्रेटरी हूँ, जो पूरी यूनिवर्सिटी और IIT NIT में हम फंड देते हैं जियो साइंस अर्थक्वेक, इसके ऊपर रिसर्च करें। बहुत से इसके प्रेफरेंस लिया है, उसको हम फंडिंग देते हैं, जिससे प्रोफेसर लोग उसके रिसर्च करवाते हैं, उसमें रिसर्च स्कॉलर बनते हैं। अभी तक भारत सरकार ने इसके ऊपर करीब हमारे एम 36 करोड़ रुपया हमने अभी उसको एम दिया है रिसर्च के ऊपर, और दूसरा डिवीजन भी उसके ऊपर देख रहा है। सो मोर देन 50 to 60 करोड़ हम लोग पैसा जो उस पर करते हैं। काफ़ी बजट है हमारा इसके ऊपर, और इसको जानने के लिए हम काफ़ी जागरूक है। भारत सरकार इसको एक चैलेंजिंग रूप में लिया है कि जिस तरह से हम कोई पायनियर काम करें, क्योंकि ये चैलेंज सारे वर्ल्ड के लिए है। अमेरिका, जापान सब अर्थक्वेक प्रॉन एरिया होते हुए, ताइवान, चाइना, वो भी अपना पैसा खर्चा कर रहा है, बहुत इंस्टीट्यूट में कर रहा है। तो ये सब है, बहुत इंस्टीट्यूशन है, छोटे छोटे यूनिवर्सिटी तो कर ही रहे हैं, लेकिन दीज आर द नेशनल इंस्टीट्यूट। जी त्यागी जी, हमारे पास बहुत सारे पत्र आते हैं और उन सब को अपने कार्यक्रम में, एक कार्यक्रम में शामिल कर लेना मुश्किल है। पत्र जो है हम अपने कार्यक्रम में कोशिश करते हैं कि उस पत्र में जिसमें कुछ ऐसी सुझाव दिया गया है या बहुत ही एक संरचनात्मक जानकारी है, या जो कि लगता है कि वो और दर्शकों के लिए या हमारे कार्यक्रम को कुछ सुधार करने में आवश्यक होगी, तो वो पत्र हम शामिल करते हैं। बिल्कुल। और एक ही पत्र और है जो लिखकर भेजा है शक्ति रेडियो श्रोता संघ से राम सिंह राजपूत, गांव पोस्ट अंडेरा, तहसील राठ, जिला हमीरपुर से। और बहुत ही प्यारा सा पत्र है इनका। इन्होंने सवाल का जवाब भी लिखकर भेजा है और लिखते हैं कि मैं आपका नियमित श्रोता हूं और कार्यक्रम को बहुत एकाग्र होकर सुनता हूं। आपका ये कार्यक्रम कई वर्षों से चलता आ रहा है। थैंक यू त्यागी जी, आप इसके धन्यवाद के प्राप्त हैं। और जो हमारे गोपी जी, तो अब कहीं देर ना हो जाए, बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मैंने आपके कार्यक्रम में कई पत्र डाले, लेकिन आज तक एक भी पत्र कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। अब आपको ये बता दें कि देखिए, आपका पत्र हम तक पहुंचा और शामिल हो गया। बहरहाल प्रत्येक एपिसोड को बहुत ध्यान से सुनते हैं और आशा है आप मेरे पत्रों को कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। एक ज़रूरी बात लिखिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा MA फाइनल पूरा हो गया और अब मैं तैयारी कर रहा हूँ। साथ में मैं किसानी भी करता हूँ। आपके इस कार्यक्रम को मेरे सभी दोस्त, माता पिता, भाई, दादाजी, नानी जी सभी लोग सुनते हैं और पसंद करते हैं। कार्यक्रम की भूमिका, कार्यक्रम को अनेक रंगों से सजाने, कार्यक्रम को ढालना और ध्वनि, संगीत, स्पष्ट आवाज़ एवं सुंदर प्रस्तुति
और लाजवाब प्रस्तुतिकरण के लिए आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनसे एक गुजारिश और करूंगा कि हमारे एक कार्यक्रम से संबंधित और भी अगर सुझाव ये देना चाहें कि इसको जो अभी तक जैसा कि इन्होंने काफ़ी अच्छाई इसके बारे में लिखी, मुझे लगता है कि हम इसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं, वो तो भी अगर ये सुझाव भी सुझाव लिखकर हों। भेजिए। और जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो भी शामिल होते हैं, तो मैं इनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आपकी अगर कोई ऐसी सवाल है जिसका जवाब आपको अक्सर किसी किताब में नहीं मिला या हमारे कार्यक्रम में भी नहीं मिला, तो वो भी आप अगर सवाल लिखें तो आप हमारे कार्यक्रम में जो हमारा कार्यक्रम का जो स्वरूप है उसमें जो हम पुरस्कार देते हैं उसकी पात्रता भी जो है वो आपको मिल जाती है। क्या बात है। बिल्कुल। और भी कुछ पत्र हैं जिसे मैं शामिल कर लूँ। सौरभ त्रिपाठी का ये पत्र आया है समिति कॉलोनी रीवा मध्य प्रदेश से। अनिरुद्ध का ये पत्र है राजस्थान से, जो संगरिया हनुमानगढ़ से हैं। शुभम नाग और ये हैं अंगद कुमार शहर इलाहाबाद से। हरिओम यादव जी का ये पत्र है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। ये लिखते हैं कि ये बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है इनका। और इन्होंने ये भी लिखा है कि आपके द्वारा प्रस्तुत विज्ञान धारावाहिक बहुत पसंद आ रहा है। त्यागी जी, आप बताएंगे कि इस कार्यक्रम में विजेता बने छात्रों को यदि इसरो में सीधे छात्रों तथा वैज्ञानिकों के मध्य सीधे संपर्क स्थापित कराया जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसका जवाब तो आप देंगे। मुझे लगता है कि क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं जी, तो हम कोशिश करते हैं कि ये सुझाव हमने इनका अपने पास रख लिया है और देखते हैं कि इसके विषय में क्या किया जा सकता है। हाँ, एक तुरंत जो एक संभावना है वो ये कि हमारे इस कार्यक्रम में हम इसरो से किसी भी वैज्ञानिक को अपने स्टूडियो में बुला सकते हैं और वो अगर सवाल भेजें अपने तो उनके जो जवाब हैं हम उनके जो पत्र के जो जवाब होंगे वो हमारे जो विशेषज्ञ होंगे उनसे दिलवा सकते हैं। और कुछ और पत्र हैं जिसमें ये है हेमंत कुमार का, प्रियदर्शनी साइंस क्लब गोराडीह भागलपुर बिहार से। आप लिखते हैं कि परम सम्मान के साथ सहर्ष सूचित करना है कि मैं विज्ञान धारावाहिक कहीं देर न हो जाए का नियमित श्रोता हूँ, नियमित सुनता हूँ। 15 मई को धारावाहिक के दूसरे कड़ी में भूकंप रोधी मकान बनाने की तकनीक पर दी गई जानकारी रोचक तथा उपयोगी लगी। विज्ञान प्रसार परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। और राहुल कुमार का है बांका बिहार से। सौभिक माझी का ये पत्र है कोटा राजस्थान से। उत्कर्ष वर्मा का पत्र है रामपुर डिस्ट्रिक्ट बहरीच उत्तर प्रदेश से। अखिलेश कुमार ने खत भेजा है, अखिलेश कुमार वर्मा ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से। लवकेश कुमार राजपूत, सोहन सिंह राजपूत, इनका पत्र आया है मवैया डिस्ट्रिक्ट छतरपुर से। तो इन सब का पत्र भी शामिल करना जरूरी था क्योंकि इन सब ने हमें खत लिखा है, कार्यक्रम की बहुत तारीफ की है। तो अब आप कुछ कहना चाहेंगे त्यागी जी? हर कड़ी में जो सवाल पूछा जा सकता है उसका जवाब आप ईमेल के जरिए भी हमें भेज सकते हैं और आपके जो पत्र हैं या आपके जो रिएक्शन है या कहें कि जो भी आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी जो जानकारी है या अपने उसके विषय में कुछ और कहना चाहते हैं तो ये हमारा जो ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। तो अब हमारे कार्यक्रम का समय अब समाप्ति की ओर है। चलते हुए मैं आप सब विशेषज्ञों का, प्रोफेसर चंदन घोष जी का, डॉक्टर ओपी मिश्रा जी का, डॉक्टर बीके त्यागी जी का और डॉक्टर गोपी चंद्रन जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ यहाँ आने के लिए और हमारे श्रोताओं के साथ साथ उनके सवालों के जवाब देने के लिए। उनके खतों को हमने शामिल किया, आपने उनका जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मानव जनित आपदा हो या कुदरत का हो कोई कहर, जागरूकता और सूझबूझ से मिल जाती है नई डगर। जो इंसान सजग हो जाए वही सुरक्षित हो जाए। कल से नहीं आज से चेतो, कहीं देर ना हो जाए। कहीं देर न हो जाए। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार विज्ञान धारावाहिक कहीं देर न हो जाए की 11वीं कड़ी सुन रहे थे। ये कड़ी श्रोताओं के पत्रों पर आधारित थी। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के प्रोफेसर चंदन घोष, भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ओपी मिश्रा, विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉक्टर आर गोपी चंद्रन और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्यागी। संचालन कर रही थी राजश्री त्रिवेदी, प्रस्तुति सहायक शरद शर्मा और इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का।
अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी हमें लिख भेजिएगा। हमारा पता नोट करें, विज्ञान धारावाहिक कहीं देर न हो जाए, द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। धारावाहिक कहीं देर न हो जाए कि अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सप्ताह हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।